मेरा नाम स्नेहा है और आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सही कहा है किसी ने, अगर आपकी किस्मत में दुख लिखा है तो फिर चाहे आप जहां भी चले जाएं, आपको सुख नसीब नहीं होगा। इंसान अपनी तकदीर ऊपर से लिखा कर आता है और कभी-कभी लाख कोशिश करने के बाद भी तकदीर आपका साथ नहीं देती है। आज मेरी शादी मोहन के साथ हुई थी और मैं हजारों सपने सजाए खुशी खुशी अपने ससुराल आई थी। और आज मेरी शादी की पहली रात थी। मैं स्टेज पर बैठे मोहन का इंतजार कर रही थी, लेकिन मोहन तो अपना फोटो खींचने में व्यस्त था। कैमरे वालों को कहकर तरह तरह से अपनी तस्वीर खिंचवा रहा था और मैं चुपचाप से बैठी बस उसका इंतजार कर रही थी। कमरे में अभी और भी लोग थे, लेकिन मुझे यहाँ सभी के सभी अजनबी लग रहे थे। मोहल्ले वाले सभी औरतें आकर मुझे देख रही थी और फिर आशीर्वाद लेकर चलते बन रही थी। मैं चुपचाप से सर झुकाए बैठी थी और अब तो रात के 2 बज चुके थे, लेकिन कार्यक्रम था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बहुत ही ज्यादा थक गई थी, लेकिन मैं नई दुल्हन होने के कारण किसी को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी थी और भूख के कारण मेरा हाल बेहाल हुआ जा रहा था। लेकिन यहाँ पर तो कोई मुझे खाना तो दूर, पानी के लिए भी नहीं पूछ रहा था। सब अपने आप में ही बिजी थे। फिर थोड़ी देर और कार्यक्रम चला और अब धीरे धीरे करके सभी लोग चले गए। अब मैंने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी में 3 बजने वाले थे। थोड़ी देर के बाद मोहन सभी को जाने के बाद मेरे पास आया और बिस्तर पर लेट गया। मुझे ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। आज हमारी सुहागरात है, फिर भी मेरा पति इस तरह से क्यों कर रहा है। मैं कुछ ना बोली, बस उसकी तरफ देखती रही। मेरा तो मन कर रहा था कि मोहन मुझसे प्यार भरी बातें करे, अपने दोनों बाहों में मुझे कसकर भर ले, फिर मुझे जी भरकर प्यार करे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मोहन मुझे देखकर कहने लगा, देखो मुझे तमाशा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और मैं तुमसे कोई झूठी मोहब्बत भी नहीं कर सकता हूँ और ना ही बड़े बड़े वादे कर सकता हूँ। मेरी बात तुम कान खोलकर सुन लो। मैं बार बार एक बात नहीं बोलूंगा। इस घर के सारे काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा बर्तन सभी कुछ तुम्हें ही करना है। तुम मेरी बात सुन रही हो ना, और तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ। मैं बोली, जी मुझे आपकी सारी बातें समझ में आ रही है और मैं आपकी सारी बातें सुन भी रही हूँ। मैंने तो सोचा था आज की रात मेरा पति मुझे कोई प्यारा सा गिफ्ट देगा और मुझसे प्यार भरी बातें करेगा, मगर यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं था और मेरे पति को सिर्फ मुझसे काम करवाने की ही फिक्र थी। फिर रात ऐसे ही गुजर गई। मोहन करवट लेकर सो गया और मैं भी भूखे प्यासे चुपचाप से सो गई। अब शादी के दिन गुजर चुके थे और मेरी किस्मत में सिर्फ काम काम और काम ही था। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सभी कुछ मैं ही करती थी। मेरे जेठ जी ने तो लव मैरिज शादी की थी, इसलिए उसकी पत्नी कोई भी काम नहीं करती थी और उल्टा जेठ जी ही अपनी पत्नी की खातिरदारी में लगे रहते थे। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। मोहन को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। मैं दिन भर घर का सारा काम करती, रात में थककर एकदम से चूर हो जाती और फिर रात को मोहन के अलग ही नखरे होते थे। कभी उनके पांव दबाओ तो कभी सर दबाओ और फिर अपना पत्नी धर्म भी निभाओ। मोहन मेरे साथ पति पत्नी वाला रिश्ता भी बखूबी निभा रहा था। उसे मुझसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन रात के वक्त वह मेरे करीब जरूर ही आता था और मैं हमेशा यही सोचती थी कि मैं मोहन को इसी करीबी रिश्ते के कारण एक दिन हासिल कर लूंगी और उसे अपने प्यार की डोर में इस तरह से बांधूंगी कि वह मुझे कभी भी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मैं लगातार प्रयास करती थी कि मैं मोहन की हर ख्वाहिश को पूरा करूं। अब हमारी शादी को 3 महीने गुजर गए थे, लेकिन 3 महीनों में मोहन मुझे कभी भी कहीं भी घुमाने लेकर नहीं गया। एक दिन मैंने मोहन को कहा, क्या आपको नहीं लगता है कि हम लोगों को कहीं घूमने के लिए जाना चाहिए, जैसे कि सभी पति पत्नी शादी के बाद जाते हैं। मेरी बात सुनकर मोहन मेरी तरफ हैरानी से देखने लगा और बोला, क्या बोली, घूमने? आखिर तुम्हें कहाँ घूमने जाना है? मोहन ने यह बात इतनी बेरुखी से कही थी कि मुझे उसकी बात सुनकर एकदम से डर लगने लगा। मैंने उन्हें कहा, आखिर आप इतना गुस्सा क्यों हो गए और मुझसे इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं? मोहन बोला,
तुम बातें ही ऐसी कर रही हो कि मुझे सुनकर ही गुस्सा आ रहा है। फिर वह कहने लगा, जाओ जाकर मेरे कपड़े प्रेस कर दो और आइंदा कभी भी मेरे सामने उल्टा पुल्टा बातें मत करना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खाओ पियो और घर का काम करो और चुपचाप से घर में रहो। तुम्हें तो पता ही है, सारा दिन काम करने के बाद मैं कितना थक जाता हूँ, मेरे पैर में दर्द होने लगता है। अब स्नेहा मोहन के पाँव के पास बैठ गई और बोली, लाइए मैं आपका पाँव दबा देती हूँ। मोहन लेट गया और स्नेहा मोहन का पैर दबाने लगी। उसने मोहन के पैरों को अपनी गोद में रख लिया और फिर वहीं पर पाँव दबाते दबाते सोचने लगी, मोहन मैंने शादी से पहले बहुत ही दुख देखे हैं और अब मुझे सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। मुझे आपका साथ चाहिए। आप क्यों मेरी दुख दर्द को समझ नहीं पाते हैं? क्या आपको मेरी आंखों में दर्द दिखाई नहीं देता है? असल में स्नेहा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी और स्नेहा का पालन पोषण उसकी चाची ने किया था। स्नेहा की चाची स्नेहा को बहुत ही टॉर्चर करती थी, उससे घर का सारा काम करवाती थी। उसके माँ बाप के जाने के बाद वह स्नेहा को अपने पास बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरी में रखना पड़ा था, क्योंकि अगर वह स्नेहा को नहीं रखती तो फिर उसके चाचा चाची जिस घर में रह रहे थे वह स्नेहा के पापा ने बनाए थे, वह घर उन लोगों के हाथ से चल जाता और सिर्फ इस घर को पाने की लालच में उसने स्नेहा को अपने पास रखा था। और फिर जैसे ही स्नेहा 18 साल की हुई, जल्द से जल्द स्नेहा के लिए रिश्ता देखने लगे और जैसे ही उसे मोहन मिला उसने स्नेहा की शादी तय कर दी। उसने यह भी नहीं देखा कि अभी स्नेहा की उम्र 18 साल हो रही है और उस लड़के की उम्र 36 साल है। वह तो बस स्नेहा से जान छुड़ाना चाहती थी और स्नेहा बेचारी क्या करती, चुपचाप से इस रिश्ते के लिए उसने हाँ कर दिया और फिर यह शादी बहुत ही सादगी के साथ हो गई। शादी के बाद से स्नेहा सुबह सुबह 5 बजे उठ जाती, पूजा पाठ करती, नाश्ता बनाती और अपना बहुत धर्म बखूबी निभाती। पूरे घर के नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी उसी के ऊपर थी। वह अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकती थी। वह सिर्फ मोहन का प्यार चाहती थी, उसे बस मोहन का साथ चाहिए था। लेकिन मोहन तो बस उससे सिर्फ किसी काम के लिए मतलब रखता था। कभी कभी किसी किसी दिन स्नेहा जब थकान के कारण समय से उठ ना पाती, झाड़ू ना लगा पाती, नाश्ता ना बना पाती, तो उसे उसकी सास लाखों बातें सुना दिया करती थी, लेकिन वह बेचारी कुछ न बोलती थी। उसने तो अपने ओठों को जैसे सी ही लिया था। एक दिन स्नेहा ने मोहन को कहा, मोहन तुम मुझे हर महीने 5,000 रुपये दे दिया करो। स्नेहा की बातें सुनकर मोहन को बहुत ही गुस्सा आया और बोला, सब ठीक तो है ना, तुम्हें 5,000 क्यों चाहिए? स्नेहा ने बहुत ही प्यार से जवाब दिया, मोहन मैं एक औरत हूँ, मेरी भी बहुत सारी जरूरतें हैं और मेरा भी मन होता है कि मैं अपनी पसंद की कोई सामान खरीदूं, लेकिन उस वक्त मेरे पास पैसे ही नहीं रहते हैं। अब मैं किसी और से तो पैसे मांग नहीं सकती हूँ, इसलिए मुझे सिर्फ आपसे ही पैसे चाहिए। स्नेहा की बात सुनकर फिर मोहन को गुस्सा आ गया और फिर वह गुस्से से स्नेहा की ओर देखकर कहने लगा, स्नेहा देखो, इतने पैसे मेरे पास नहीं है कि मैं तुम्हें अलग से दे दूं। तुम्हें जो चाहिए तुम मम्मी को कह देना, वह तुम्हें लाकर दे देगी। और अगर तुम्हें अलग से खर्च करने हैं तो वह पैसे मेरे पास नहीं है। यह सुनकर स्नेहा कहने लगी, अच्छा ठीक है बाबा, आप गुस्सा मत करो, आप बस मुझसे प्यार से बातें कर लो, मुझे प्यार से आवाज दिया करो, मेरा नाम प्यार से पुकारो। भगवान कसम मैं सब कुछ भूल जाया करूंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। इस बार मोहन ने मुस्कुराकर कहा, मैं प्यार से ही तुमसे बातें करता हूँ, परंतु तुम हो कि कभी कुछ ऐसा कह देती हो जिससे कि मुझे गुस्सा आ जाता है। स्नेहा कहने लगी, अच्छा ठीक है बाबा, मैं आगे से आपसे इस तरह की कोई भी बातें नहीं करूंगी। फिर मोहन कहने लगा, देखो, हमें नया घर बनाना है और गिट्टी बालू रात में सड़क पर गिर जाएगी। क्या तुम गिट्टी बालू उठाकर घर में रखने में मदद करोगी? स्नेहा बोली, ठीक है, मैं वह भी काम कर लूंगी। स्नेहा ने दिन भर घर का काम किया और फिर रात में गिट्टी बालू उठाकर घर में रखते गई। यह काम करते हुए रात के 3 बज गए थे और फिर जब काम खत्म हुआ तो सर दर्द के मारे स्नेहा का शरीर एकदम से बेजान हो गया। वह आकर मोहन के बगल में लेट गई। उसे बहुत ही तेज के साथ सर में दर्द हो रहा था और सर दर्द के साथ साथ उसका पूरा बदन भी टूटे जा रहा था। स्नेहा मोहन को कहने लगी, प्लीज मोहन, थोड़ा मेरा सर दबा दो, बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है।
लेकिन मोहन करवट बदलकर सो गया और कहने लगा, सर दर्द की दवाइयां खा लो, ठीक हो जाएगा। मुझसे दवाया नहीं जाता। यह सुनकर स्नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह रोने लगी। आज उसको बहुत ही दर्द हो रहा था। वह अपना मुंह दाब कर और किसी भी तरह यह दर्द बर्दाश्त करके सोने की कोशिश कर रही थी। मोहन तो आराम से सो रहा था। उसे स्नेहा के दर्द से कोई मतलब नहीं था। किसी तरह रात कटी और आज सुबह स्नेहा की नींद नहीं खुली। घर में सुबह की आरती होने लगी और फिर अचानक स्नेहा की नींद खुली तो घड़ी में देखी 8 बज रहा था। उसके कानों में आरती की धुन के साथ साथ सास की गालियों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सास कहे जा रही थी, शर्म नहीं आ रही है? टाइम तो देखो महारानी, अभी भी सो रही है। मोहन भी गुस्सा होने लगा और कहने लगा, स्नेहा तुम्हें जरा भी शर्म है? देखो तो मम्मी इस उम्र में खुद नाश्ता बना रही है और तुम हो कि अभी तक सो रही हो। यह सुनकर स्नेहा कुछ न बोली क्योंकि उसे पता था उसका दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं है और अगर वह कुछ कहेगी फिर तो किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब उसका पति ही उसके दुख दर्द को नहीं समझते तो फिर किसी और से क्या कहना। वह अब एकदम से खामोश हो गई और फिर किचन में जाकर चुपचाप से काम करने लगी। हालत तो उसकी बहुत ही खराब थी, लेकिन उसने किसी तरह से घर का काम पूरा किया और अब यही दर्द सहते सहते 3 साल गुजर गए। इन 3 सालों में स्नेहा को अनगिनत दर्द मिला और एक सबसे बड़ा दर्द उसके जीवन का यह था कि वह अभी तक मां नहीं बन पाई थी और उसे अभी तक औलाद का सुख नहीं मिला था। अब तो घर का काम भी स्टार्ट हो गया था और वह बेचारी दिन भर मजदूरों की तरह काम करने लगी थी। सुकून के 2 पल क्या होते हैं वह तो कभी जान ही नहीं पाई थी। दिन भर पूरे परिवार का खाना, मजदूरों का खाना, सभी कुछ वह खुद ही बनाती और फिर अकेले ही सभी को खिलाती पिलाती। कभी कभी कोई मजदूर नहीं आता तो वह गिट्टी बालू ढोने का भी काम करने लगती थी और फिर इसी तरह 4 महीने उसने मजदूरों की तरह काम किया। तब घर तैयार हुआ, लेकिन फिर भी मोहन उसके साथ रहते हुए भी उससे काफी दूर दूर रहता था। स्नेहा उसके करीब जाने की कोशिश करती, लेकिन वह बहाना बनाकर उससे दूर होते जा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता यह दिन की दूरियां अब रातों की भी दूरियां बन गई थी। औलाद न होने का ताना उसे अलग से ही मिलते रहता था। मोहन को तो कभी कभी पहले उसे करीब ही आ जाता था, लेकिन अब वह भी औलाद न होने का ताना बराबर स्नेहा को देने लगा। वो कहने लगा, क्या करूं, तुम तो माँ बन ही नहीं पा रही हो और यही कारण है कि मुझे अब तुझमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं रह गया है। स्नेहा सभी की बातें चुपचाप सुनती, आंसू बहाती और फिर अपनी तकदीर को कोसकर शांत हो जाती। इधर कुछ दिन से छुप छुप कर घर में मोहन की दूसरी शादी की बात भी होने लगी थी। स्नेहा को कोई कुछ बताता ही नहीं था, लेकिन फिर भी स्नेहा के कानों में यह खबर पहुंच गई थी कि स्नेहा की सास अब मोहन की दूसरी शादी कराना चाहती है और कहीं ना कहीं मोहन भी यह शादी करने के लिए तैयार है। स्नेहा को सब समझ में आ रहा था कि उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वह इस घर में एक नौकरानी के सिवा और कुछ भी ना थी। लेकिन स्नेहा को एक बात का डर हमेशा सताए जा रहा था, जब मोहन की दूसरी पत्नी आ जाएगी तो फिर उसे इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वह समझ चुकी थी अब बहुत ही जल्द उसके ऊपर क्यामत टूटने वाली है, लेकिन वह चुप थी। आखिर किससे अपना दुख दर्द कहती? उसका इस दुनिया में दुख दर्द सुनने वाला कोई था ही नहीं। आज मोहन कमरे में बैठकर चेहरे पर क्रीम लगा रहा था और आजकल वो बहुत ही खुश नजर आ रहा था। स्नेहा उसके पास गई और बोली, वाह क्या बात है, बड़ी क्रीम लगाई जा रही है। यह कहकर स्नेहा मोहन के बहुत ही करीब चली जाती है, उसके कंधों पर अपना सर रख देती है। वह मोहन को कहती है, मोहन, मैं भगवान से हमेशा ही प्रार्थना करती हूँ वह आपको हमेशा ही खुश रखे। मुझे बस आपकी खुशी चाहिए और कुछ भी नहीं। मोहन, आप मुझे कभी छोड़ेंगे तो नहीं ना? स्नेहा अपने दिल में दर्द को छुपाकर मोहन से यह सवाल कर रही थी। मोहन कुछ नहीं बोला और फिर अपने कमरे से बाहर निकल गया। कुछ दिन के बाद ही लड़की वाले मोहन के घर मोहन का रिश्ता लेकर आ गए। स्नेहा ने सभी के लिए खाना बनाया। सभी लोगों ने उस खाना को बहुत ही मजे के साथ खाया। स्नेहा खाना बनाकर अपने कमरे में जा चुकी थी, क्योंकि उसकी सास ने उसे कह दिया था, तू मनहूस है
और सुन, जब तक लड़की वाले यहाँ पर रहेंगे तुम कमरे से बाहर मत निकलना। स्नेहा कुछ ना बोली, क्योंकि शादी के बाद उसने एक काम बाखूबी सीख लिया था, दर्द को छुपाना, खामोशी से रोना और शिकवा शिकायत ना करना। आखिर स्नेहा के पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। वह अगर यहाँ से निकलकर अपनी चाची के यहाँ जाती तो चाची उसे कभी भी अपने घर में रहने नहीं देती। उसने तो इससे पिंड छुड़ा लिया था, इसलिए अब इस घर के अलावा स्नेहा के पास इस दुनिया में और कोई भी जगह नहीं था। वह यहाँ से चली जाती, मजबूरन उसे यहीं पर रहना था और सारे दुख तकलीफ को झेलना था। फिर कुछ दिनों के बाद ही मोहन की शादी हो गई और वह अपनी दूसरी पत्नी को लेकर चला आया। अब मोहन और उसकी पत्नी आराम से उस कमरे में रहने लगे और स्नेहा को घर के बाहर एक झोपड़ी नुमा कमरा दे दिया गया। जिस कमरे में वो मोहन के साथ रहती थी, आज उसी कमरे में मोहन के बाहों में और कोई था। वह एक बार फिर से हसरत भरी निगाहों से उस कमरे को देखती है और फिर अपने झोपड़ी नुमा कमरे में चली आती है। इस कमरे में एक चारपाई और एक घड़ा के अलावा और कुछ भी नहीं था। वैसे भी स्नेहा को अब और किसी चीज की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं था। वह तो बस जैसे इस शरीर को ढो रही थी। मोहन यह शादी करके बहुत ही खुश था। वह अपनी दूसरी बीबी को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाता था, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करता था। यह सब देखकर स्नेहा का मन बहुत ही विचलित हो जाता था, लेकिन फिर भी वह मोहन को खुश देखकर खुश हो जाती थी कि चलो, मोहन किसी भी कारण से खुश तो है। और स्नेहा को क्या चाहिए था? उसका पति खुश रहे, बस यही उसके लिए काफी था। लेकिन स्नेहा को एक दर्द था जो कि उसे खाई जा रहा था। वह दिन भर घर का काम करती और फिर रात को थकान और तन्हाइयों में अपना रात गुजारती। उसका होना या ना होना, इससे किसी को कोई मतलब नहीं था। नई दुल्हन को सारे परिवार वाले प्यार कर रहे थे, लेकिन स्नेहा आहिस्ता आहिस्ता एक कोने में पड़ी हुई मौत के करीब जा रही थी। और फिर एक रात जब वो कमरे में सोई, अचानक से आधी रात को उसके सर में बहुत ही तेज का दर्द उठा। वह दर्द से इतना भयानक था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वह दोनों हाथों से अपने सर को पकड़कर चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सभी लोग तो अपने कमरे में आराम से सो रहे थे, लेकिन स्नेहा का इस दर्द को बर्दाश्त न कर पाने के कारण अपने ही कमरे में बार बार मोहन को आवाज दे रही थी। लेकिन मोहन तो अपनी दूसरी बीबी के बाहों में बाहें डाले सो रहा था। अब स्नेहा दर्द से बेचैन होकर जमीन पर गिर पड़ी। वह तड़पने लगी। न जाने उसने कितनी आवाज दी, परंतु कोई भी उसकी आवाज सुनकर उसके पास नहीं आया। और फिर आखिरकार अब उसने सुकून की नींद ले ली। वह उस गहरी नींद में सो गई जिसमें सिर्फ सुकून ही सुकून था, ना ही सुबह उठने की झंझट और ना ही रात में सोने की हड़बड़ाहट। वह यह दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। सुबह के 7 बज के सभी लोग उठ गए थे। स्नेहा की सास स्नेहा को लगातार गालियां दे रही थी। कमीनी आज भी नहीं उठी नाश्ता बनाने के लिए, जब देखो सोते रहती है। मोहन बोला, मम्मी उसे छोड़ दो, रेखा को बोलो कि वह मेरे लिए नाश्ता बना देगी। लेकिन सास ने गाली देना नहीं छोड़ा। मनहूस कही कि अभी तक सोई हुई है, सोने दो उसे, आज कोई भी उसके कमरे में नहीं जाएगा। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। दोपहर हो गई, लेकिन उसके कमरे में कोई नहीं गया और ना ही स्नेहा कमरे से बाहर निकली। अब आखिर सास को रहा नहीं गया, बड़बड़ाते हुए जा रही थी, देखो तो कल मुही अभी तक क्या कर रही है। और फिर जैसे स्नेहा की सास कमरे के अंदर गई, उसने देखा कि स्नेहा जमीन पर गिरी पड़ी है। यह देखकर सास जोर जोर से चिल्लाने लगी। घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। फिर स्नेहा की लाश को चारपाई पर लिटा दिया गया। अभी तक स्नेहा के आंखों में जो आंसू थे वह उसके गालों पर लटके पड़े हुए थे। सभी लोग कहने लगे, आखिर इसे क्या हो गया, अचानक यह कैसे मर गई। फिर गांव वालों ने और घर वालों ने मिलकर स्नेहा का अंतिम संस्कार कर दिया। किसी की भी आंखों में एक बूंद की भी आंसू नहीं था। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था कि स्नेहा अब इस दुनिया में नहीं है। फिर दूसरे दिन ही उसके कमरे की सफाई की गई तो मोहन की दूसरी बीबी ने देखा कमरे में कुछ रिपोर्ट और दवाइयां पड़ी हुई थी। वह यह देखकर हैरान हो गई। उस रिपोर्ट पर लिखा हुआ था कि स्नेहा को ब्रेन ट्यूमर था और ना जाने वह कब से इस दर्द को सह रही थी। उसके कमरे से एक डायरी भी मिला जिसमें स्नेहा कुछ कुछ लिखा करती थी। वह अपने रोज की रूटीन लाइफ
उस डायरी में लिखा करती थी। मोहन उसके डायरी को पढ़ने लगा और जैसे जैसे मोहन वह डायरी पढ़ रहा था, उसके आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मोहन ने पन्ना पलटना स्टार्ट किया तो लिखा हुआ था, मेरे प्यारे पतिदेव अभी भी मुझसे रूठे हुए हैं और मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। आज मैंने सारा दिन मजदूरी की, मोहन को ठंडा पानी पिलाया। मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि मोहन बहुत ही खुश रहे, लेकिन पता नहीं मोहन को क्या हो गया है। वह मुझसे दूर दूर रहता है। आज मैं उसके लिए तैयार हुई, खुद को संवारा, लेकिन पागल ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। फिर भी मैं उससे नाराज ना हो पाई। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे कुछ कहे, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है और सिर्फ दूर दूर रहता है। मुझे पता है कि मुझे बीमारी है और अब मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी, लेकिन फिर भी मैं अपनी बीमारी के बारे में मोहन को नहीं बताऊंगी, नहीं तो वह परेशान हो जाएगा और मैं उसे परेशान नहीं देख सकती हूँ। हमारा घर बनकर तैयार हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। मैंने अपना कमरा कितने अच्छे तरीके से सजाया है, लेकिन अब मोहन दूसरी शादी कर रहे हैं और अगर वो मुझे इस घर से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरा तो कोई नहीं है, बस नौकरानी बनकर मरने तक यहीं रहूंगी। मोहन अपनी दुल्हन से बहुत ही प्यार करता है, उसे बर्गर लाकर देता है। एक दिन मैंने भी उसे अपने लिए बर्गर लाने को कहा तो वह मुझे कहने लगा, तुम बर्तन धो और मेरा दिमाग मत खराब करो। मैंने उससे सिर्फ एक बर्गर ही तो मांगा था, वह भी मुझे लाकर नहीं दिया। आज न जाने सुबह से मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है और मेरी सांसें रुक रुक कर चल रही है। लगता है मेरा वक्त करीब आ गया है। काश मैं मोहन की बाहों में मर सकती। काश मोहन मेरा दर्द समझता, मुझे सीने से लगाता तो मैं सुकून से मर जाती। मोहन, आप जब मेरी ये डायरी पढ़ो, खुद को मेरी मौत का जिम्मेदार ना ठहरना। मैं आपसे बहुत ही प्यार करती हूँ। मैं बस अपनी तकदीर से हार गई हूँ। मेरी किस्मत में खुशियां कभी लिखी ही नहीं थी। जब छोटी थी तो माँ मर गई, चाची ने मजबूरी में मुझे पाला और फिर जब शादी करके ससुराल आई तो यहाँ पर भी मुझे प्यार नहीं मिला। आखिर इन सब में मेरी क्या गलती थी? हाँ पागल, एक बर्गर ही तो मांगा था। कंजूस, तुमने वह भी लाकर नहीं दिया। तुम्हें मुझे डांटने की क्या जरूरत थी? अपनी दूसरी बीबी का ख्याल रखना। मैं तो नहीं रहूंगी, लेकिन जब तुम्हारी औलाद होगी एक बार मेरी अस्थियों के सामने जरूर लेकर आना, सिर्फ एक बार। तुम्हारी स्नेहा। अब मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है और अब मुझसे लिखा भी नहीं जा रहा है। दिल चाह रहा है आपके पास चली आऊं, लेकिन अब समय सामने आ गया है और सभी कुछ अधूरा रह गया है। स्नेहा खामोशी के साथ मर गई। मोहन डायरी पढ़कर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब रोने से क्या फायदा? वह बेचारी ना जाने कितनी रोई थी, कितनी तड़पी थी। लेकिन जब वह जिंदा थी उसका रोना, उसकी तड़प किसी को भी दिखाई नहीं देता था। आज मोहन स्नेहा के अस्थियों के सामने बैठकर बहुत ही रो रहा था, माफी मांग रहा था और कह रहा था, मुझे माफ कर दो और लौटकर आ जाओ। लेकिन स्नेहा तो जा चुकी थी, एक ऐसी जगह पर जहां से कोई कभी लौटकर नहीं आया है। न जाने आज भी कितनी स्नेहा इसी तरह अपनी हमसफर का बेरुखी सहती है, दर्द सहती है और अंत में अपना जीवन अपने आप खत्म कर लेती है। लेकिन हमें स्नेहा की जिंदगी नहीं जीनी है, बल्कि अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां अपने तरीकों से हासिल करनी है। नहीं तो यह बेरहम दुनिया सारे ख्वाब, सारे सपनों को यूं ही कुचलती रहेगी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।